चलिए क्या पढ़ा रहे थे, कुछ याद है आप लोगों को? कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे? सर स्केलेटल सिस्टम। टॉपिक यार, स्केलेटल सिस्टम मेरे को भी सर पता है। अपेंडिकुलर स्टार्ट करना है। एपेंडिकुलर स्टार्ट करना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज मैं चैप्टर खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा और एटलीस्ट इम्पल्स जनरेशन पढ़ा के जाऊंगा। कोशिश है मेरी, क्योंकि तबीयत मेरी लगातार खराब थी, वरना अब तक तुम लोग न्यूरल के मिड में होते। तो फिर भी मैं जब आ चुके हैं वापस तो फिर तो खत्म करेंगे ही। ये चैप्टर अभी नोट्स पे ही चलेगा, क्योंकि नोट्स की ही ज्यादा जरूरत है। देखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। दो तरह का होता है, एक पेक्टोरल गर्डल, एक पेल्विक गर्डल। सुनो, पेक्टोरल गर्डल इसको कहते हैं, शोल्डर वाले को, और पेल्विक नीचे वाले को, हिप वाले को कहते हैं। पहले ये समझो। कह रहा है हर एक गर्डल इच गर्डल हैव टू इक्वल हाफ्स। हर एक गर्डल के दो इक्वल हाफ्स होते हैं, और हर एक इक्वल हाफ को ओसिनोमिनेट कहते हैं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पहले दूर कर लीजिए। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि पेक्टोरल गर्डल ये ऊपर वाला है, तो एक्चुअली ये और ये मिला के दोनों शोल्डर मिला के, ये शोल्डर मिला के दोनों एक पेक्टोरल गर्डल है। इस एक पेक्टोरल गर्डल में एक हिस्सा ये है, आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा ये है। ये आधा और आधा मिलके एक पूरा पेक्टोरल गर्डल है। तो एक पेक्टोरल गर्ड में दो बराबर हाफ है, ये एक और ये एक, ठीक। हर एक हाफ को ओस इनोमिनेट कहते हैं। ओस मतलब बोन, ऐसे कुछ नाम नहीं दिया गया है, ओस इनोमिनेट कहते हैं। अब सुनिए, समझ में आया बात? एक पेक्टोरल गर्डल में कितने हाफ? एक ये और एक ये। चाहे पेल्विक गर्डल में भी आधा इधर आधा इधर। बोलिए, समझ में आ रही है मेरी बात? बोलिए तो। यस सर। यस सर। कभी भी अगर तुमसे कोई पूछे, क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ पेक्टोरल गर्डल में कितने बोन्स होते हैं, तो एक्चुअली अगर पेक्टोरल गर्डल की बात की है तो दोनों हाफ की बात होगी। अगर आधा लिखेगा कि हाफ पेक्टोरल गर्डल, इसमें कितना होता है, तब आप, जैसे मैं दिखाता हूं। सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल ये शोल्डर बनाता है, और इसके एक हाफ में, मतलब इधर आधे की बात कर रहे हैं, इसके एक हाफ में या इसके इस हाफ वाले बोन में, ध्यान दीजिएगा, दो हड्डी होता है। दो हड्डी कौन कौन सा होता है? तो एक क्लैविकल होता है, इसी को कॉलर बोन कहते हैं, इसी को ब्यूटी बोन कहते हैं। यहां से शुरू होता है, यहां से, और पीछे की तरफ जाता है, यहां जाके लगता है। ये कॉलर बोन होता है। और दूसरा, कभी देखिएगा छोटे बच्चा सबको ऐसे घूमते रहता है सब, तो हल्का सा शोल्डर ऊपर नीचे के लिए कहीं करने के लिए कहिएगा, यहाँ पीछे, जस्ट यहाँ पे पीछे एक ट्रायंगुलर बोन दिखाई देगा, उसको स्कैपुला कहते हैं, ठीक। अच्छा, तो दो हड्डी हो गया। एक हाफ में दो हड्डी, दोनों हाफ में कितने हड्डी हो जाएंगे? टोटल चार बोन्स हो जाएंगे, बोलो तो। यस सर। यस सर। पेक्टोरल गर्डल में टोटल चार बोन्स होते हैं, और आधे में दो बोन होते हैं। अच्छा, इसी पेक्टोरल गर्डल में एक गड्ढा होता है, जिसमें ये ह्यूमरस है ना आपके, इसमें जाके ये फिट होता है। इस गड्ढे को ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है। अब जरा अगर मैं आपको कुछ एक फिगर दिखाऊं, मेरे पास होगा फिगर प्रोबेबली, हाँ ये अच्छा सा फिगर है। ये देखिए आपको पता है, देखिए, ये रहा क्लेविकल, ये सामने से आप देख रहे हैं, हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लेविकल है। ये क्लेविकल है, इसी को हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं। दिस इज ब्यूटी बोन। इसी को हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं, ठीक, ये कॉलर बोन है। और ये पीछे की तरफ देखो, अगर मैं जरा हाईलाइट करूं आपके लिए, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करके, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट हियर इज अ ट्रायंगुलर बोन। आप देखो, ये ट्रायंगुलर बोन है पूरा, देखो तो, ये है एक ट्रायंगुलर बोन। इसी ट्रायंगुलर यस बोन सर। को हम लोग यस। स्कैपुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर बोन है ये स्कैपुला। और एक बात जानते हो, ये जो तुम्हारा स्कैपुला है, ये कहाँ से शुरू होता है? तो सेकंड रिब से शुरू होता है, एनसीईआरटी लिखता है, और सेवेंथ रिब पे एंड करता है। कोई दिक्कत बोलो तो? ये सब नोट्स में लिखा हुआ है। नो सर। अच्छा। ठीक 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 ठीक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दूसरी बात, अच्छा इसमें देखो, ये एक गड्ढा है, इसमें ये एक गड्ढा बना हुआ है, ध्यान से देखोगे तो ये एक डिप्रेशन बना हुआ है। इस डिप्रेशन को ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, और इसी में ह्यूमरस जाके फिट हुआ है। देख रहे हैं? देखिए, देख रहे हैं ये गड्ढा, सर।
आपको टेक्निकली इतना ही जानना है, इतने से आपका काम हो गया। अब बाकी सारा थोड़ा बहुत तामझाम है। इसी चीज को मैंने हैंडमेड पीछे से बनाया है, ये तो आप सामने से देख रहे हो, पीछे से बनाया है आपके नोट्स में, पीछे से बनाया है। तो देखिए ये रहा है स्कैपुला, स्कैपुला में ये सेकंड से शुरू होता है, सेकंड रिब से, सेवेंथ रिब पे एंड होता है, सेकंड रिब पे शुरू हुआ। दूसरी बात, ये ग्लेनोइड कैविटी रहा, ये स्कैपुला रहा। स्कैपुला की कुछ खासियत है स्कैपुला बोन्स की कि उसमें थोड़े बहुत, जैसे ये एक छोटा सा एलिवेशन रहता है, इसको कोराकोइड प्रोसेस कहते हैं। इसी में एक हल्का सा रिज पाया जाता है। एनाटॉमी है, हड्डी की एनाटॉमी है, इसको स्कैपुलर स्पाइन कहते हैं। हर मैमल के पेक्टोरल गर्डल में होगा ही होगा। जैसे आपने पढ़ा है कि हैबोसियन कनाल बोन का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लिवर का ग्लाइसन्स कैप्सूल है, वैसे ही स्कैपुलर स्पाइन आपके मैमेलियन पेक्टोरल गर्डल में होगा ही होगा। और हल्का सा यहाँ पे छू के देखिएगा, हल्का सा है कि ये एलिवेशन पोर्शन दिखाई देगा, एलिवेटेड, जहां ये लग रहा है जस्ट इसके ऊपर, ये एलिवेटेड एक्रोमियन प्रोसेस कहलाता है। हल्का देखिएगा, कभी आप शोल्डर को चेक कीजिएगा, यहाँ हल्का उठा हुआ पोर्शन नजर आएगा। तो इतनी एनाटॉमी आपको जाननी नहीं है, आपका काम हो चुका है। ये देखिए लिखा हुआ है कि सेकंड और सेवेंथ रिब में सिचुएटेड रहता है। पेक्टोरल गर्डल में किसी को कोई दिक्कत, बोलिए। नो सर। आइए पेल्विक गर्डल पढ़ते हैं, पेल्विक गर्डल पढ़ते हैं। पेल्विक गर्डल मैं पढ़ाता हूँ आपको। देखो पेल्विक गर्डल क्या है, ये हिप बनाता है, नीचे वाला पोर्शन। बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी दो हाफ होते हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला। दोनों हाफ ओसिनोमिनेट कहलाते हैं, यानी को कोएक्सल बोन कहते हैं। हम एक हाफ की बात करेंगे, जैसे ऊपर एक हाफ वैसे ही नीचे एक हाफ। एक हाफ में तीन बोन होते हैं, लेकिन तीनों फ्यूज होके सिंगल बोन बनाते हैं। और वो तीन बोन होते कौन कौन से हैं? इलियम, इस्कियम, प्यूबिस। और यही पे मैंने फिर से वार्निंग दे रखा है कि ये इलियम वो नहीं है जो आप लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं, ठीक। इलियम, इस्कियम और यूबिस जो है, प्यूबिस जो है, ये तीनों मिलके कैविटी इनक्लोज करते हैं, जिसमें आपका एसिटा, उस कैविटी को एसिटाब्यूलम कहते हैं। यहाँ ग्लेनोइड कैविटी, नीचे एसिटाब्यूलम, और उसी में तुम्हारे थाई का हड्डी, थाई में फेमर पाया जाता है, वो जाके फिट होता है। आप अगर देखना चाहते हैं तो, हालांकि ये थोड़ा फिगर कॉम्प्लेक्स फिगर है, इसमें सिर्फ आप दो चीज देखिए, आप दो चीज देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। आपको मैं दिखाता हूँ इलियम, इस्कियम, प्यूबिस। नहीं, ये फिगर थोड़ा मेरे को हटाना था, ये सिंपल फिगर लगाना था, बट कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, लग चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, आप देखोगे तो ये एक हाफ का फिगर बना हुआ है। ये देखिए, ये एक बोन है इलियम, पहले का नोट्स है, ये है इस्कियम, ठीक है, और ये है एसिटाब्यूलम। और इस्कियम और प्यूबिस मिलके एक छोटा सा छेद इनक्लोज करते हैं, उसको ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहते हैं। एसिटाब्यूलम में आपका फेमर फिट होता है, हड्डी फिट होता है, फेमर फिट्स इन इट। और जस्ट इसके ऑपोजिट ये देखो, ये तो एक हाफ है, ये आधा पार्ट है, हाफ है, और इधर भी जस्ट हाफ होता है, इधर भी जस्ट हाफ होता है, बिल्कुल इसी तरह से। और वो यहाँ पे आके ऐसे, ध्यान दीजिएगा, वो भी यहाँ पे आके ऐसे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो वो भी यहाँ पे आके ऐसे, ऐसे देखिएगा ध्यान से, ऐसे, और ऐसे दो हाफ होते हैं। इसमें भी एक छेद होता है, ऐसे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से ये दोनों हाफ आगे की तरफ मिलते हैं, इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। आपको पता है, इधर का पेल्विक गर्डल आधा और इधर का पेल्विक गर्डल दोनों सामने मिलते हैं, आगे की तरफ। जहां मिलते हैं वहां पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है, और वो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, और उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। बगल वाले फिगर में ज्यादा बढ़िया आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए, मैं दिखाता हूँ। आप अगर ध्यान से देखोगे, बस जो मैं दिखाता हूँ वो देखो। पहले ये जानो, ये जो कैविटी है, ये जो गड्ढा है, देख रहे हो, ये गड्ढा मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर तुम देखोगे तो। मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, रेड नहीं, चलो ग्रीन से हाईलाइट करते हैं। ये ग्रीन कलर वाला पोर्शन, इसमें एक हड्डी जाके फिट हुआ है। इस गड्ढे को हम लोग एसिटाब्यूलम कह रहे हैं। समझ रहे हो बात को, बोलो तो। ये जो Yes, छेद sir. दिखाई दे रहा है, ये जो छेद दिखाई दे रहा है, इसको ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कह रहे हैं। देख रहे हो, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, है ना। और ये यस सर। देखो, Yes, sir. इधर का आधा हिस्सा, इधर का आधा हिस्सा, और इधर का आधा हिस्सा, और बीच में ये दोनों आगे आके देखो, उजला कलर से मिले हुए हैं, आगे की तरफ मिले हुए हैं, इसी को प्यूबिक सिम्फाइसिस कह रहे हैं। तो दोनों हाफ आगे मिलते हैं, कोई दिक्कत? बाकी नाम छोड़ दीजिएगा आप। नो सर। ठीक। No, sir. तो पेल्विक गर्डल में सिर्फ एक बोन होता है,
लेकिन अगर दोनों हाफ को मिला दोगे तो टोटल एक 2 बोन होते हैं। पेक्टोरल में 2 बोन होता है, आधे में दोनों को मिला दोगे 4 बोन होता है। कोई दिक्कत किसी को, किसी तरह की कोई तकलीफ? नो सर। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। नो अब सर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब 1 मिनट जरा रुकिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस 2 मिनट के अंदर हम चैप्टर खत्म करेंगे। मेरा टारगेट है 10 मिनट में खत्म कर देने का ये चैप्टर, ताकि नया चैप्टर हम लोग पढ़े। यार बच्चे मैसेज कर रहे हैं, होल्ड ऑन, सॉरी, रुको 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 रुको। ठीक है, चलिए। हाँ, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिम्ब बोन्स। बिना टाइम वेस्ट किए हुए लिम्ब बोन्स पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले लिम्ब बोन में हम लोग 4 लिम्ब पढ़ेंगे, ये हाथ पढ़ेंगे। अच्छा, मेरी आवाज सुनाई और दिखाई दे रही है आप लोगों को? किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? लैगिंग तो नहीं हो रहा है किसी भी तरह का? आवाज में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। एक्चुअली तबीयत थोड़ी खराब थी, कोरोना हो गया था फिर से इस बार, लेकिन अब फिर ठीक है, फुल्ली रिकवर कर चुके हैं। कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, तो कोई पैनिक होने वाली भी जरूरत नहीं है। सेकंड वेव में भी हुआ था, थर्ड वेव में भी हो गया। अब तो ऐसा लग रहा है अमर हो जाएंगे कुछ दिनों में। डबल वैक्सीन, 2 बार कोरोना, सारे ही अब आ ही जाए, कोई बात नहीं है। इधर देखिए, तो कोई दिक्कत है नहीं, बस ठीक है, तो तभी क्लास ले रहे हैं। इधर देखिए, चक्कर ये है कि इस हाथ में देखो, ये पोर्शन स्केलेटल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्शन मैंने पूरा लिख के पढ़ाया है और आप लोग जानते हो उसकी जरूरत थी। ये पोर्शन रटने वाला है, इसमें जितना कम पढ़ोगे, जितना एनसीईआरटी से पढ़ोगे, तुम्हारे लिए फायदा है। मतलब फ्रैंक बात यही है, तो बहुत ज्यादा हम नहीं चाहते कि आप पे लोड डालें। इधर देखिए, 4 लिम्ब, इसमें इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये ऊपर का हिस्सा होता है, अपर आर्म। फिर ये 4 आर्म होता है। फिर ये एक रिस्ट होती है जिसको कलाई कहते हैं। देखिए, फिर ये कलाई होती है। कलाई के बाद, अगर मैं, अच्छा, कलाई से पहले मैं बात करूं, ये अपर आर्म, ये 4 आर्म, और ये पूरा हैंड कहलाता है। ये पूरा हैंड कहलाता है, पूरा हैंड नहीं कहलाता है, पूरा 4 लिम्ब। हैंड सिर्फ ये कहलाता है। हैंड में ये कलाई होती है, ये पाम होता है, और ये फिंगर होते हैं। लेट्स मूव ऑन। अपर आर्म में जो बोन होता है उसको ह्यूमरस कहते हैं, आप लोग जानते हो। ह्यूमरस का नंबर 1 होता है। 4 आर्म में, लोअर आर्म में 2 हड्डी होता है, रेडियो अल्ना 2 होते हैं। हाथ में, हैंड को ही हम लोग मैनस कहते हैं। इसमें सबसे पहले कलाई होती है। कलाई को रिस्ट कहते हैं, रिस्ट को ही कार्पस कहते हैं, और इसमें जो हड्डी होता है उसको कार्पल्स कहते हैं। आपकी कलाई में, आपको पता है, टोटल 8 हड्डी होता है। 4 ऊपर और 4 नीचे, मतलब 4 और 4 के रो में, 4, 1 2 3 4, फिर नीचे 1 2 3 4, तो टोटल 8 हड्डी होते हैं, 2 रो में होते हैं। उन हड्डियों का नाम नहीं याद रखना है। इसके बाद होता है पाम। पाम में एक हड्डी यहाँ पे होता है, 2 हड्डी, 3 हड्डी, हर उंगली के नीचे एक एक हड्डी होता है। उनको मेटाकार्पल्स कहते हैं, एक ही रो में होते हैं। इसके बाद उंगली में, फिंगर्स में जो हड्डी होते हैं उनको फैलेंजेस कहते हैं। देखो, फैलेंजेस वाले हड्डियों को तुम गिन सकते हो। कैसे? तो जितने ये मार्क्स बने हुए हैं, 1 2, अंगूठे में 2 बने हुए हैं, 3 4 5, बाकी सब में 3 3 बने हैं, तो 2 अंगूठे में और बाकी में 3 3, तो 4 तिया 12, टोटल 12 और 2 14, 14 होते हैं, और इसी को फैलेंजियल फॉर्मूला कहते हैं। 2 आपके थंब में 2, बाकी सब में कितने कितने, 3 3 3। अगर आप टोटल बोन गिनोगे, टोटल काउंट करो, टोटल बोन गिनो, तो 14 हो गए आपके उंगली में, 14 उंगली में,
5 हो गए आपके पाम में, तो 14 5 19, 8 हो गए आपके कलाई में, 19 8 27, 27 एक हो गया अपर आर्म में, 28 और 2 हो गया आपके फोर आर्म में। टोटल हड्डी 30 बोन, एक हाथ में तो 2 हाथ है आपके, 2 फोर लिम्ब है, तो टोटल कितने हड्डी हो जाएंगे? एक हाथ में अगर 30 है तो दूसरे हाथ में भी 30, टोटल कितने हो गए बोलो? 60। ठीक है, इधर आइए। अब एक यहाँ पे हालांकि छूट गया है ये चीज, थोड़ा सा इसमें मैं बताता हूँ। एक एक मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये जो बोन है, पहले ये जो मैंने फिगर बनाया है ये जानिए, ये आपका ह्यूमरस है। ये आपका ह्यूमरस है, ठीक, ये छूट गया है लिखना। ह्यूमरस में सामने से देखोगे ना, सामने से आगे से, तो एक छोटा सा गड्ढा, फोसा मतलब गड्ढा, फोसा मतलब डिप्रेशन, एक छोटा सा डिप्रेशन मिलेगा, एक गड्ढा मिलेगा, उसको कोरोनोइड फोसा कहते हैं। और पीछे से देखोगे तो डॉटेड लाइन से दिखाया गया होगा, पीछे से देखोगे तो फिर पीछे से भी एक गड्ढा होता है, सामने भी एक गड्ढा और पीछे भी एक गड्ढा, पीछे वाले को अल्करेनन फोसा कहते हैं। और इसी ह्यूमरस में हल्का सा, जैसे एक हड्डी है, हल्का सा घुमा दो, उसको ट्विस्ट करो, तो हल्का सा इसमें ट्विस्टिंग भी मिलता है, उसको डेल्टोइड रिज कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेल्टोइड रिज किस बोन में पाया जाता है, तो आप क्या कहोगे? ह्यूमरस। ऑल्करेनन फोसा और कोरोनोइड फोसा किस बोन में पाया जाता है, तो कहिएगा ह्यूमरस में। ये सब ह्यूमरस की थोड़ी बहुत कहानी है, मन करेगा तो याद रखिएगा, मॉड्यूल में इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। हो गया, फोर लिम्ब खत्म हो गया। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाइंड लिम्ब पढ़ने जा रहे हैं। हाइंड लिम्ब में सबसे पहले आपका थाई, आपको पता है थाई में आपके एक ही बोन होता है, फेमर लॉन्गेस्ट बोन होता है, ठीक। इसके बाद जो पैर होता है ये रहा, देखो अगर मैं फिगर बना दूं तो ये रहा थाई, दिस इज थाई, ठीक। हियर वी गॉट द लेग, ठीक, दिस इज, होल्ड ऑन, दिस इज, इसको कहते हैं सैंक, इसको कहते हैं सैंक, ठीक, इसको सैंक कहते हैं। इसमें दो बोन्स होते हैं, एक टिबिया होता है, एक फिब्यूला होता है। आपको पता है इस सैंक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये पोर्शन ऊपर का 2/3 हिस्सा जो होता है, ये बड़ा साइनी होता है। धूप में देखिएगा, हल्का सा भी उस पर तेल मालिश कीजिएगा तो एकदम चमकेगा, चमकेगा, क्योंकि इसके नीचे बस इस पे स्किन होता है और नीचे हड्डी होता है, सब क्यूटेनियस होता है, प्रोमिनेंट होता है, इसलिए इसको साइन बोन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें दो बोन्स होते हैं, टिबिला और फिबुला। अच्छा, एक बोन तो आपके इस घुटने में भी होता है, इसको पटेला कहते हैं, तो नी में भी होता है। आपको पता है ये सेसामोइड बोन है, टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनता है। इसके बाद आता है फुट, ये होता है फुट। फुट में ये है कलाई आपका, ये है एंकल, ठीक, ये है आपका सोल, या फिर इसी को, हाँ, इसको सोल कहते हैं, और ये है आपके फिंगर्स। तो हम लोग देखते हैं आपके एंकल में जिसको टार्सस कहते हैं, जो बोन्स होते हैं टार्सल्स होते हैं, 7 बोन होते हैं दो रो में 7 बोन। सोल में जैसे पाम होता है वैसे सोल होता है, टोटल 5 बोन होते हैं, उनको मेटाटार्सल कहते हैं। उंगलियों में 14 ही होते हैं। इसमें भी टोटल काउंट कीजिएगा तो देखो, हाथ में ना, यहाँ पे रिस्ट में 8 थे, हाथ के एल्बो में कोई बोन नहीं होता है, इस एल्बो में कोई बोन नहीं होता है, लेकिन घुटने में होता है, तो एक कम हो गया। टोटल काउंट कीजिएगा आप, टोटल तो 30 बोन होंगे एक पैर में, जैसे 30 हाथ में होते हैं, 2 लेग हैं, टोटल 2 हाइंड लिम्ब हैं, तो टोटल बोन कितने हो गए, जरा बताइए कितने हो गए? 60। 60। दोनों में 60 बोन्स हो गए। तो ये था आपके फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब और किसकी कहानी, अगर मैं बताऊं आपको तो आपके बोन्स की कहानी हो गई है समाप्त, बोन्स की कहानी समाप्त हो गई है। तो चलिए मैं पढ़ाता हूँ, अ, अब मैं हम आपको पढ़ाता हूँ, आगे पढ़ाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। रुको पढ़ाते हैं, रुक जाओ। अब हम लोगों को ज्वाइंट पढ़ना है, हमें ज्वाइंट पढ़ना है, पढ़ाते हैं ज्वाइंट। जरा 2 मिनट रुक जाओ, चलो मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ज्वाइंट की जरूरत नहीं है वीडियो की।
बस 2 मिनट फिर पढ़ाना शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स क्या है? देखना, जब भी वर्ड ज्वाइंट दिखे मतलब समझना आर्थरो। आर्थरोज का मतलब होता है ज्वाइंट। अच्छा, मनी हाइस्ट देखे होगे तो उसमें एक आर्थरो कैरेक्टर भी है। आर्टूरो है शायद या आर्थरो है। तुम लोग देखे हो मनी हाइस्ट कोई? आर्टूरो सर, रोमा। हाँ, आर्टूरो रोमान ऐसा कुछ करके कैरेक्टर है। बड़े ऐसे बायो के नाम हैं, यस जब सर। भी मैं प्रोनाउंसिएट करता हूँ तो वो याद आ जाता है कैरेक्टर, जैसे मैंने आर्थरोस कहा। देखिए, जॉइंट्स आपकी बॉडी में, सुनिए, चलिए मैं कैमरा ऑन करता हूँ, कुछ चीजें मेरे को पढ़ानी है कैमरे पे, रुक जाइए। तो एक सेकेंड बस। हाँ, अगर मैं जॉइंट्स की बात करूँ तो बॉडी में तरह तरह के जॉइंट्स होते हैं। जैसे कुछ जॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल मूव नहीं करते। जैसे ये देखो, तुम्हारी खोपड़ी जो है ना, खोपड़ी, इसमें ये वाला फ्रंटल बोन है, इधर बीच वाला पेराइटल है, पीछे वाला ऑक्सीपिटल है, साइड वाला टेम्पोरल। ऐसा नहीं वो हिल नहीं रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा दांत और जॉ बोन दोनों नहीं हिल रहा है, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी बोन्स हैं जो थोड़ा बहुत मूव करते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी हल्का उल्का ऊपर नीचे होता है। कुछ ऐसे भी बोन्स हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, जैसे ये हमारा हाथ, ये फ्रीली मूवेबल है। समझ रहे बात को? तो शरीर में 3 तरह के जॉइंट पाए जाते हैं। एक तो जो बिल्कुल मूव ना करे, इसको फिक्स्ड कहते हैं, इसको फाइब्रस कहते हैं। सिन, सिन का मतलब होता है एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इधर देखिए, इस बोन की खासियत ये है कि ये कोलेजन फाइबर से जुड़ा होता है, तभी बहुत मजबूत होता है। इसके दो एग्जाम्पल हैं। एक है सुचुर। सुचुर क्या है? तो आपके क्रेनियल बोन का अटैचमेंट। और दूसरा है गैम्फोसिस, आपके दांत। और ये नाम है, मैं बताता हूँ सुचुर क्या है। पहले तो गैम्फोसिस समझो क्या होता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा जॉ है, ठीक, जॉ है, ठीक, ये तुम्हारा जबड़ा, और इसी जबड़े में ना तुम्हारा ये दांत सेट है। जैसे मान लो ये तुम्हारा दांत है, ये तुम्हारा टिथ है, ये सेट है। अच्छा, सेट है तो यहाँ पे एक जॉइंट है, जो है तो एक तरह का क्या, इमूवेबल जॉइंट, बिल्कुल फिक्स जॉइंट, उसी को कैम्फोसिस कहते हैं। इसी तरह से तुम अगर खोपड़ी को देखोगे तो खोपड़ी में क्या होता है, ये तुम्हारी खोपड़ी ऊपर से देख रहे हो तो सामने फ्रंटल है, पीछे ऑक्सीपिटल है, और बीच में दो पेराइटल पेराइटल हैं। कोई मूव नहीं करता है, लेकिन इनके बीच का जो जॉइंट है, ये जो बीच का जॉइंट है, यही सुचुर कहलाता है। तो आप कह लीजिए कि फाइब्रस जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट दो तरह का होता है। सुचुर होता है जो आपके क्रेनियल बोन के बीच में पाया जाता है, एफ फॉर फ्रंटल, पी फॉर पेराइटल, ओ फॉर ऑक्सीपिटल। गैम्फोसिस आपके जबड़े में पाया जाता है। दूसरा है स्लाइटली मूवेबल इम्परफेक्ट कार्टिलेजिनियस एम्फीआर्थ्रोसिस को कहते हैं। स्लाइटली मूवेबल है, थोड़ा बहुत मूव करता है। बोन्स जो हैं आपके जुड़े होते हैं कार्टिलेज की मदद से। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी दो रीढ़ की हड्डी के बीच का ज्वाइंट, आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस का ज्वाइंट, और आपके रिब्स, एक्सटर्नल रिब्स की ज्वाइंट। ये हो गया बस। इसके बाद है आखिरी फ्रीली मूवेबल, इसी को परफेक्ट ज्वाइंट कहते हैं, इसी को साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं, इसी को डाइआर्थ्रोस कहते हैं। सीन ये है, अगर मैं इस ज्वाइंट को थोड़ा सा आपके सामने बना के दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर मेरे लिए रहेगा, क्योंकि आप एक बार में समझ जाओगे। जैसे मान लो आपकी फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट कहाँ पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये एक बोन है, ठीक, और ये एक दूसरा बोन है, जहां दो बोन एक दूसरे में फिट होते हैं। जैसे ये तुम्हारा ह्यूमरस इस गड्ढे में जाके फिट हुआ है, तो ये भी बोन और ये भी बोन। अच्छा,
अब जहां पे दो बोन्स होते हैं, आपको पता है अगर दो बोन वो मूव कर रहे हैं तो उनमें घर फ्रिक्शन जनरेट होगा और वो घिसेंगे। इन बोन्स को फ्रिक्शन से बचाने के लिए आपको पता है लॉन्ग बोन के टिप पे एक कार्टिलेज पाया जाता है, और इस कार्टिलेज को हम लोग आर्टिक्यूलर कार्टिलेज या हायालीन कार्टिलेज कहते हैं। याद है मैंने पढ़ाया है, बोलिए तो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. नहीं होता है, ठीक। अच्छा, ये भी बोन है, ये भी BONE है, और ये भी BONE है। अब ये दोनों बोन जहाँ जुड़े हैं ना, इनके चारों तरफ एक स्पेशल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन है बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को, ये जो इस बोन में भी पाया जाएगा, इधर भी पाया जाएगा, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इसकी खासियत ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन की कि यहाँ पे ये अपने नीचे यहाँ पे एक फ्लूइड सिक्रीट करता है इस जॉइंट में, इस जॉइंट में। उस फ्लूइड को हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है साइनोवियल फ्लूइड। और किसी भी जॉइंट में अगर फ्लूइड भरा है तो वो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करेगा, ये भी आप जानते हैं। और यही जॉइंट जो है क्या कहलाता है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। No, sir. बगल में फिगर बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको फिगर। ये देखिए, ये फिगर पर देखिए आप लोग एक बार, हैव अ लुक ओवर दिस फिगर। ये आपका साइनोवियल जॉइंट है, आप देखिए आखिरी वाला, इस वाले को देखिए, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। सर। हम्म, सर बोलो। इंटरवर्ट सर इंटरवर्टिबल डिस्क के बीच में सर कार्टिलेज कौन सा होता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में कौन सा कार्टिलेज? ये टाइप ऑफ कार्टिलेज में एक बार चेक कर लीजिएगा, आप, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। ओके सर। मेरे हिसाब से येलो इलास्टिक ही था, एक बार चेक करना, देखना, मेरे को ध्यान नहीं है। या वाइट फाइब्रस था, एक बार चेक कर लेना। White fiber. वाइट फाइब्रस था, वाइट फाइब्रस था, कोई बात नहीं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस फ्रीली मूवेबल जॉइंट के टाइप। ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, जिसको हम लोग साइनोवियल जॉइंट कह रहे हैं, इसके टाइप पढ़ने जा रहे हैं। इसके सारे टाइप आपको नहीं पढ़ने हैं, कुछ टाइप पढ़ने हैं। जैसे इसका सबसे पहला टाइप है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट में क्या होता है ना, मूवमेंट ऑल प्लेन में होता है। जैसे ये आपका हाथ है, ये इधर भी जा रहा है। देखिए, प्लेन का मतलब अलग होता है, ये नहीं कि गोल गोल घुमा रहे हैं, वो एक ही प्लेन है। इधर इधर ये एक प्लेन हुआ, ऐसे ये दूसरा प्लेन हुआ, ऐसे ये डायगोनली किसी तरफ से प्लेन, मतलब समझते हैं, ये एक प्लेन हुआ, दिस इज अ प्लेन। फिर ये दूसरा प्लेन हुआ, समझ रहे हैं बात को, फिर ये तीसरा प्लेन हुआ। तो अगर Yes, sir. आपका, अगर 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 बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट का मतलब ये हुआ कि किसी भी प्लेन में मूवमेंट है, बगल में एक फिगर बना हुआ है, एक हैंडल लगा हुआ है, और वो ऐसे ऐसे घुमाइएगा तो किसी भी प्लेन में घूमेगा। एग्जाम्पल है शोल्डर का ज्वाइंट और हिप का ज्वाइंट, ठीक है। ये आपका क्या है। इसके बाद बात करते हैं आपकी हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट में मूवमेंट सिर्फ एक प्लेन में होता है। जैसे ये एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट में देखो, ये एल्बो इधर नहीं जाने देता है, इधर नहीं जाने देगा, उधर नहीं जाने देगा, सिर्फ इस प्लेन में। ये रहा प्लेन, ये देखो, ये रहा प्लेन, सिर्फ इस, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। सिर्फ इस प्लेन में तुम्हारी तरफ आने दे रहा है, एक ही प्लेन है वो, समझ रहे हो बात को, एक ही प्लेन में। उसी तरह से तुम्हारा एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट दोनों आ जाता है इसमें, ठीक है। तो अगर सारे प्लेन में मूवमेंट हो, बस नाम याद रखना। तो बॉल एंड सॉकेट अगर वन प्लेन मूवमेंट हो तो क्या कहलाता है? हिंग जॉइंट कहलाता है। कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. इसके बाद है, हमें दो ज्वाइंट एक साथ पढ़ना है, हमें दो ज्वाइंट एक साथ पढ़ना है। एक है कंडिलाइड, इसी को एंगुलर या इलिप्सोइड कहते हैं, और दूसरा पाइवट ज्वाइंट है। देखो, कंडिलाइड हो या फिर पाइवट हो, इसकी कुछ कहानी है, मैं कहानी समझाता हूँ। जैसे कंडिलाइड ज्वाइंट की क्या सीन है, कंडिलाइड ज्वाइंट का क्या सीन है, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ देखिए ध्यान से। जैसे आप सबको पता है कि ये आपका स्कल है, और आपकी ये फर्स्ट रीढ़ की हड्डी है, फर्स्ट रीढ़ की हड्डी, फर्स्ट वर्टिब्रा है। आपको पता है आपके स्कल में नीचे लगा हुआ होता है ऑक्सीपिटल कंडाइल, है ना, ऑक्सीपिटल कंडाइल।
और आप जानते हैं ये ऑक्सीपिटल कंडाइल जाके आपके पहली रीढ़ की जैसे ये रीढ़ का हड्डी है और इसके ऊपर स्कल जाके फिट हो गया, और गर्दन तुम ऐसे ऐसे घुमाते हो ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे नॉडिंग करते हो ना, यस नो, तो ये यस नो मूवमेंट में हेल्प करता है, टू प्लेन मूवमेंट में हेल्प करता है। कहाँ पाया जाता है? तो ऑक्सीपिटल कंडाइल और एटलस के बीच में पाया जाता है, यस नो मूवमेंट में हेल्प करता है। और दूसरा, रेडियस और कार्पल के बीच में, रेडियस कहाँ पाया जाता है? तुम्हारे फोर आर्म में, और कार्पल तुम्हारे कलाई में पाया जाता है। तो इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से टू प्लेन मूवमेंट, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, और इस तरह से ये मूवमेंट करता है। अगला है पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? तो ये है एटलस, देखिएगा ध्यान से, और ये दूसरी रीढ़ की हड्डी सेकंड वर्टिब्रा एक्सिस। तो ये एटलस है और ये एक्सिस है। आप सबको पता है कि एक्सिस से एक एक्सटेंशन निकलता है, उस एक्सटेंशन को हम लोग ओडोंटोइड प्रोसेस या ओडोंटोइड पैक कहते हैं, याद है? ओडोंटोइड प्रोसेस या ओडोंटोइड पैक कहते हैं। और वो जाके फिट होता है एटलस में। अच्छा, नॉडिंग हुआ था कॉन्डिलोइड की जगह से, यस नो, लेकिन ये गर्दन जब घुमाते हो, रोटेट करते हो, ऐसे ऐसे रोटेट करते हो, तो ये जो रोटेशन है ना, ये इसी पाइवट ज्वाइंट की वजह से है। नॉडिंग में सिर्फ टू प्लेन मूवमेंट होता है, यस नो, लेकिन रोटेशन में ऐसे पूरा घूमता है। तो स्कल, फिर पहला रीढ़ का हड्डी एटलस, वो दोनों एक साथ रोटेट करते हैं एक्सिस के अराउंड में, क्योंकि वो पाइवट ज्वाइंट है। लेकिन अगर यस नो मूवमेंट करना है तो सिर्फ स्कल एटलस के ऊपर ऐसे यस और नो करता है। बात समझ में आ रही है? बात बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। वन बोन इसमें पाइवटेड रहता है, दूसरे बोन में एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और भी इसका एग्जांपल है, रेडियो अल्ना के बीच में पाया जाता है। अगला है ग्लाइडिंग जॉइंट। इसमें एक हड्डी दूसरे के ऊपर फिसलता है। फिसलेगा तब जैसे तुम लोग जानते हो, तुम्हारे कलाई में चार बोन एक रो में पाया जाता है और चार बोन दूसरे रो में। तो बोन्स अगर ऊपर नीचे होंगे तो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे, फिसलेंगे। तुम्हारे कलाई में और तुम्हारे एंकल में दोनों जगह पे इस तरह का ग्लाइडिंग जॉइंट देखने को मिलता है। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। अच्छा, ग्लाइडिंग जॉइंट की एक और खासियत है कि ये AIPMT में पूछा गया था, ये लाइन, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना है, मैं बताता हूँ। लिखा हुआ है बिटवीन प्री एंड पोस्ट जाइगोफाइसिस ऑफ सक्सेसिव वर्टिब्रा। देखो, जैसे मान लो ये एक रीढ़ की हड्डी है, मान लीजिए ये दूसरी रीढ़ की हड्डी है, मान लीजिए ये तीसरी रीढ़ की हड्डी है, ये V1, ये V2, ये V3। जानते हैं हर रीढ़ की हड्डी से कुछ एक्सटेंशंस निकलते हैं, कुछ एक्सटेंशंस निकलते हैं। ये एक्सटेंशंस जो रीढ़ की हड्डी से निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक्सटेंशंस जो रीढ़ की हड्डी से निकलते हैं, इनका नाम देखिए। इसको हम लोग प्री जाइगो कहते हैं, इसको पोस्ट जाइगो कहते हैं, पोस्ट जाइगो, फिर इसको प्री जाइगो कहते हैं, और फिर इसको पोस्ट जाइगो कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्री और पोस्ट जाइगोफाइसिस दो लगातार रीढ़ की हड्डी, जैसे ये V1 है और V2 है, इन दोनों के बीच में यहाँ जो जॉइंट है, इसमें ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे, प्री और पोस्ट के बीच में। दिखाई दिया? देखिए तो। Yes, Yes, sir. sir. अगला है सैडल जॉइंट। सैडल जो है, जो सेम है बॉल एंड सॉकेट जैसा, लेकिन थोड़ा रिड्यूस्ड बॉल एंड सॉकेट है। कहाँ पाया जाता है? कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। अंगूठे में कलाई का कार्पल है, रिस्ट का है, मेटाकार्पल पाम का है। ह्यूमन थंब में कार्पल मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो पाम, सॉरी रिस्ट, कार्पल मतलब अगर बताऊं तो रिस्ट का बोन है, मेटाकार्पल पाम का बोन है, और अंगूठे के नीचे वाला, यहाँ अंगूठे के नीचे वाला। तो ये थी कहानी जॉइंट्स की। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं लिवर सिस्टम। मेरे को कुछ टाइम लगेगा लिवर सिस्टम पढ़ाने में, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं पढ़ाता हूँ, रुक जाइए। तो आप लोग एक एक काम कीजिए। अच्छा, इसमें सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ कम है, तो एक बार आप देख सकते हैं अपने एंड से कि कौन कौन से नहीं है। 1 मिनट रुकिए आप लोग, मैं आता हूँ।
अच्छा ये सब चीज ना नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, मतलब कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है ये, समझ रहे हो बात को, छोटी छोटी बातें हैं। देखो लिवर सिस्टम पढ़ाते हैं, हाँ हालांकि मेरे पास एक लिवर सिस्टम का बड़ा बेहतरीन डायग्राम है, मैं उस डायग्राम को भी जस्ट आपके सामने लगा के पढ़ाऊंगा, पर लिवर सिस्टम तुमको पढ़ाते हैं। देखो लिवर सिस्टम बहुत ज्यादा कोई ये नहीं है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिवर सिस्टम जैसे मैं पढ़ाता हूँ आपको, देखो लिवर सिस्टम का क्या सीन है ना, जैसे अगर मैं बताऊं आपको लिवर सिस्टम के बारे में तो देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि एक कुआं है, सपोज कीजिए एक कुआं है, ठीक, एक वेल है, ठीक, ये एक कुआं है, वेल है, ठीक। अच्छा इस कुएं में मान लीजिए पानी है, ऐसे पानी है, ठीक। अच्छा आप आए कुएं में, आपको पानी निकालना है, ठीक, आपको पानी निकालना है, ये आप आए, ठीक। कुएं में यहाँ पे एक ऐसे चक्की लगी हुई है, ऐसे एक व्हील लगा हुआ है, ठीक, ऐसे एक व्हील लगा हुआ है, ठीक। अच्छा आपने क्या किया, इस व्हील पे एक रस्सी फेंका, ऐसे एक रस्सी फेंका, और इस रस्सी को अपने हाथ से ऐसे पकड़ लिया। अच्छा रस्सी से आपने एक बाल्टी जोड़ रखी है, मान लीजिए ऐसे एक बकेट जोड़ रखा है, ठीक, ऐसे एक बकेट जोड़ रखा है। आपको पता है ये बकेट जो है ये लोड है ना, लोड बोलिए तो लोड है। व्हील जो Yes. है ये जॉइंट है ना जॉइंट, और आप Yes. इसको अपनी तरफ खींचोगे, मतलब आप इफोर्ट लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, बोलो तो। Yes, sir. अच्छा ज्वाइंट को ही फलक्रम कहते हैं, ज्वाइंट को ही फलक्रम कहते हैं। ये इफोर्ट है, लोड को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि अगर छोड़ दोगे इफोर्ट लगाना तो ये नीचे गिर जाएगा, मतलब तुम्हारे मूवमेंट को अपोज करता है। किसी भी लीवर सिस्टम में तीन चीजें होती हैं, पहला होता है इफोर्ट, दूसरा होता है ज्वाइंट, और तीसरा होता है लोड या रेसिस्टेंस। अब इसी को आपके शरीर में भी इस तरह का सिस्टम पाया जाता है, लिवर सिस्टम पाया जाता है। मेरे पास एक बड़ा बेहतरीन डायग्राम है, उस पे चुटकियों में ये लिवर लिवर सिस्टम तुम सीख जाओगे, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं वो डायग्राम यहाँ पे दिखाता हूँ इंसर्ट करके आपको। तो लिवर सिस्टम में कितनी चीजें होती हैं, बोलिए तो कितनी चीजें होती हैं। 3. 3. एक होता है ज्वाइंट, एक होता है, हाँ ये रहा लिवर सिस्टम, ये रहा लिवर सिस्टम का डायग्राम, बड़ा शानदार डायग्राम है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, क्रॉप किया जा सकता है इसको, इधर से क्रॉप किया जा सकता है, सेव, ठीक है। ये देखिए आप इसका फोटो भी ले सकते हैं। अरे यार इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। देखो तुम्हारी बॉडी में अगर मैं बताऊं, तुम्हारी बॉडी में अगर मैं बताऊं, तुम्हारी बॉडी में तो तीन टाइप के लिवर सिस्टम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है फर्स्ट क्लास, दूसरा पाया जाता है सेकंड क्लास, और तीसरा पाया जाता है थर्ड क्लास। देखो फर्स्ट क्लास हो या थर्ड क्लास हो या सेकंड क्लास हो, कोई भी लिवर सिस्टम हो वो तीन चीजों से बना होगा। फलक्रम, फलक्रम है ना, दूसरा रेसिस्टेंस, और तीसरा Effort. Effort. एफर्ट, ई, ई। अच्छा आपको याद कैसे रखना है, जरा तीनों शब्द को जोड़िए तो क्या बन रहा है, फ्री बन रहा है, फ्री बन रहा है, Yes, sir. ठीक, फ्री बन रहा है। आपको फ्री याद रहेगा, बोलिए। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए फ्री पढ़ते हैं। होता क्या है कि जो सबसे पहला लीवर सिस्टम होता है फर्स्ट क्लास, देखिए इसमें दिखाया गया है, जैसे आप एक कैंची चलाते हैं तो अंगूठा यहाँ लगाते हैं तो इफोर्ट आप नीचे लगा रहे होते हैं, बीच में ये फलक्रम होता है, और ये लोड या रेसिस्टेंस होता है, ठीक। यहाँ पे एल को आप आर समझिएगा, ठीक है, आर है ये, लोड है, समझ रहे हो बात को, लोड जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत। अच्छा फर्स्ट क्लास लिवर सिस्टम कहाँ पाया जाता है तो वो देखो, फर्स्ट क्लास लिवर सिस्टम ये देखो, ये है, तुम गर्दन पे जो पीछे मसल्स हैं यहाँ इफोर्ट लगाते हो, यहाँ इफोर्ट लगाते हो, ये बीच में जॉइंट है, फलक्रम है, तो तुम्हारा गर्दन ऊपर जाता है, ऐसे अप जाता है। जैसे गर्दन को उठाओ तो तुम्हें फील होगा कि पीछे नेक पे तुम इफोर्ट लगा रहे हो। चलो मैं कैमरा ऑन करके समझाता हूँ, इधर देखो, चलो मैं कैमरा ऑन करके समझाता हूँ। जैसे जैसे ये पूरा तुम्हारा चेहरा है, इसको ऊपर उठाना है, तो ऊपर उठाना है तो इसको ऊपर से उठाओ, उठाओ तो यहाँ पे ये फोर्ट लगा रहे हो, बीच में ज्वाइंट है। अगर जैसे ऊपर उठाए हो, अगर ये फोर्ट लगाना छोड़ दोगे
तो गर्दन गिर जाएगा। इफोर्ट लगाना छोड़ोगे, गर्दन गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक 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 ठीक। अच्छा, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्लास लिवर में एफ बीच में रहता है, फुलक्रम बीच में रहता है, आपको फ्री याद रखना है, इसी से सारा सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्लास देखिए, सेकंड क्लास ये है ज्वाइंट, ये रहा। ठीक, आगे आप इफोर्ट लगा रहे हो, बीच में रेसिस्टेंस होगा। देखो है क्या ना कि जैसे तुम चलते हो तो पूरे पैर पे चलते हो, लेकिन कभी देखते हो किचन विचन में कुछ उतारना होता है, किचन विचन में उतारना होता है तो पैर को ऐसे उठाते हो उंगली के बल पे, मतलब ज्वाइंट आपकी उंगलियों में होता है। मैं सेकंड जो एग्जांपल बता रहा हूँ, राइजिंग ऑफ बॉडी ऑन टोज, अपने टोज पे बॉडी को राइज कीजिए। जब उंगलियों पे खड़े होगा ना तो ऐसा लगेगा ये जो है इफोर्ट, यहाँ पे तुम्हारा एक मसल होता है, ये पूरा काफ मसल है। पीछे वाला मसल कौन सा है बोलो तो? काफ मसल है। समझ रहे हो बात को? ऐसा लगता नहीं उसमें खिंचाव हुआ है, तनाव जनरेट हुआ है और तुम्हारी बॉडी नीचे गिर जाना चाहती है, लोड या रेसिस्टेंस, बॉडी नीचे गिर जाना चाहती है लेकिन तुम उसको ऊपर उठाए हुए हो। समझ रहे हो बात को? इफोर्ट लगा के बोलो, छोड़ दोगे तो नीचे गिर जाएगा। Yes, sir. Yes, Yes. sir. और अगला सबसे आसान एग्जाम्पल है, अगला सबसे आसान एग्जाम्पल है, ये देखिए। अच्छा, दूसरे में कौन बीच में है जरा देखो तो? एल बीच में है, आर बीच में है। Yes, sir. Yes, तो sir. ध्यान Yes, रखिएगा, sir. फर्स्ट क्लास में एफ बीच में रहता है, सेकंड क्लास में आर बीच में रहता है और थर्ड क्लास में इफोर्ट बीच में रहता है। मैं दिखाता हूँ। ये हाथ में मैंने बॉटल लिया, हाथ में मैंने बॉटल लिया, इधर मेरा बाइसेप्स मसल है, तो इफोर्ट मैं बाइसेप्स पे लगाऊंगा, ज्वाइंट मेरा ये एल्बो है और इस चीज को आगे लेके आऊंगा। देखो तो इस बार ये एफ है, ये ई है, ई बीच में है, ई बीच में है, देख रहे हो? एफ ई और आर, यहाँ पे आर है, देखो तो। और इस चीज को अपनी तरफ शिफ्ट करो, टुवर्ड्स शिफ्ट करो, है ना? बोलो। तो आपको तीनों क्लास लीवर सिस्टम बहुत आसान है। पहले में एफ बीच में रहता है, दूसरे में आर बीच में रहता है, तीसरे में ई बीच में रहता है। यही है आपका लीवर सिस्टम। किसी को कोई दिक्कत लीवर सिस्टम में? बताइए। No, sir. फोटो खींच लीजिए, इसका फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? Yes, sir. Yes, sir. आपके Yes, आपके sir. आपके नोट्स में भी बना हुआ है। आपको याद क्या रखना है? ट्रिक क्या याद रखना है? फ्री याद रहेगा ना? फ्री। Yes, sir. पहले में एफ बीच में, दूसरे में आर बीच में और तीसरे में ई बीच में। और ये सारे फिगर आपके नोट्स में भी बने हुए हैं अगर आप देखोगे, लेकिन हैंड रिटन है। देखो, ये पहला पहला क्लास लीवर दिखाया गया है, ये सेकंड क्लास लीवर दिखाया गया है, ये थर्ड क्लास लीवर दिखाया गया। हो गया, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ेंगे। मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, तब तक मैं आपको लिवर सिस्टम स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप एक बार देख लो, समझ लो। मैं थोड़ा लगातार बोल रहा हूँ लगातार बोल रहा हूँ, तो 2 मिनट का टाइम दो, फिर पढ़ाते हैं। ब्रेन चैप्टर में सिर्फ इम्पल्स जेनरेशन, रुक जाइए आप लोग। तो अब हम लोग पढ़ने चलते हैं, हम लोग पढ़ने चलते हैं। चलिए 1 मिनट रुक जाइए आप लोग।
लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। इसमें सबसे पहला बीमारी है मायस्थेनिया ग्रेविस। देखो मायस्थेनिया ग्रेविस क्या है, ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें आपका अपना इम्यून सिस्टम आप ही पे अटैक कर दे, जिसमें एंटीबॉडी आप ही पे अटैक कर देते हैं। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी अटैक कर देते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को। इसकी वजह से नए नए न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड नहीं करते हैं, कोई नया नर्व ट्रांसमिशन नहीं होता है, धीरे धीरे पेशेंट वीक और पैरालाइज हो जाता है। आपको समझ में नहीं आया, मेरे को पता है, इधर देखिए दिखाते हैं। सीन ये है कि आप सबको पता है ये एक मोटर न्यूरॉन है, ठीक, ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ। हियर वी गॉट अ मोटर न्यूरॉन, ठीक, ये एक मोटर न्यूरॉन है। अच्छा, आपको पता है इस मोटर न्यूरॉन की खासियत ये है कि इस मोटर न्यूरॉन के आसपास आपके सेल्स पाए जाते हैं जिनको आप क्या कहते हो, मसल सेल या फाइबर कहते हो। आपको ये भी पता है कि इस मोटर न्यूरॉन से एक केमिकल निकलता है, उस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन। अच्छा, उस एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स कहाँ पे पाए जाएंगे बोलो तो, मसल सेल पे पाए जाएंगे। यस सर। अब जब ये ACH इस पे बाइंड करेगा, जब बाइंड करेगा तभी पहले ये बाइंड करेगा, तब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा बोलो तो, तभी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पता है ना, आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, है ना। यस सर। अच्छा, अगर मान लो कुछ ऐसे एंटीबॉडी आए, तुम्हारा अपना ही इम्यून सिस्टम, तुम्हारा अपना ही एंटीबॉडी इस रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर दे, और डिस्ट्रॉय कर दे तो न्यूरोट्रांसमीटर यानी एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं करेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। धीरे धीरे तुम्हें ऐसा फील होगा कि मसल्स में कमजोरी हो रही है, और फाइनली तुम कहोगे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इसको पैरालिसिस ही तो कहते हैं बोलो तो। Yes, sir. यस। ठीक है, दिस इज मायस्थेनिया ग्रेविस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी का सीन क्या है, एनसीईआरटी की खूबसूरत लाइन है, लिखता है प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। उस जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम कैसा जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सुनिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको मान लीजिए कि ये आपका एक सेल है, मसल का सेल है, ठीक, दिस इज अ मसल फाइबर, और ये है मसल फाइबर का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग सार्कोलेमा। और आपको मैंने पढ़ाया है कि इसमें ऐसे पाए जाते हैं जिगजैग लाइंस, ध्यान दीजिएगा। इसी चैप्टर में मैंने पढ़ाया है इस तरह से, और इस तरह से क्या पाया जाता है, फिर से इस तरह से मायोफाइब्रिल, और उसमें इस तरह से जिगजैग लाइन, और बीच में आपको पता है क्या क्या पाए जाते हैं, इस तरह से मायोसिन पाए जाते हैं, है ना। अच्छा, ये जो है यस ये सर। क्या है जरा बताइए तो, एक्टीन है ना। अच्छा, आपको पता है एक्टीन ही स्लाइड करता है और मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है पूरे सेल में कॉन्ट्रैक्शन हो, पूरे सेल में कॉन्ट्रैक्शन हो, इसलिए इस एक्टिन को सार्कोलेमा से जोड़ के रखता है एक प्रोटीन, उस प्रोटीन को कहते हैं डिस्ट्रोपिन प्रोटीन। अब जब ये एक्टिन स्लाइड करता है तो ये डिस्ट्रोपिन प्रोटीन भी स्लाइड करता है, और उससे लगा हुआ वो सार्कोलेमा भी स्लाइड करता है, तो पूरे सेल में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब होता क्या है कि अगर ये प्रोटीन है डिस्ट्रोपिन, तो कहीं ना कहीं से बनता होगा, तो कहाँ से बनता है, आपके एक्स क्रोमोसोम, आपके एक्स क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म पे एक जीन होता है, वो कोड करता है डिस्ट्रोपिन प्रोटीन के लिए। अब अगर मान लीजिए इफ ये जीन म्यूटेटेड हो, अगर ये जीन म्यूटेटेड हो तो आपको नहीं मिलेगा नो डिस्ट्रोपिन, और डिस्ट्रोपिन नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। मायोफाइब्रिल्स में तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन पूरा सेल एज अ होल यूनिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। कोई दिक्कत, No, sir. पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है। इधर आइए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, ये होता है दो तरह का, हालांकि पढ़ना नहीं है आपको, इसके दोनों टाइप्स नहीं पढ़ना है। एक होता है डचने मस्क्यूलर
डिस्ट्रॉफी और एक होता है बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। या तो प्रोटीन बिल्कुल नहीं बने तो इसको डचने कहते हैं, या फिर बने लेकिन थोड़ा कम बने, एबनॉर्मल सिंथेसिस हो तो इसको बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। इधर आइए, दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टिटैनी। टिटैनी क्या है मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुक चाहिए बस, क्योंकि लगातार बोलने में मेरे को दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा हमको बस बीच बीच में ब्रेक चाहिए होता है और कुछ नहीं। इधर आ जाओ, पहले तो जानो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टिटैनी। टिटैनी है नॉट टेटनस। पहली बात तो ये टेटनस नहीं है। तो टेटनस है क्या, तो जानिए, टेटनस एक तरह का बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, एक तरह का बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। और कौन से बैक्टीरिया से, तो अगर मैं बता दूं आपको, तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी से, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी से होने वाला है। अब टेटनस अलग चीज है, टिटैनी क्या है, तो अगर तुम्हारे सेल्स में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो कैल्शियम की अगर कमी होगी तो मसल सेल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। कैल्शियम आपका फैक्टर 4 है, क्लॉटिंग फैक्टर 4 है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो मसल्स में रैपिड स्पाज्म, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम एक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है, मसल सेल्स के मेम्ब्रेन को शांत रखता है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो मसल के सेल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे तो अगर ये कम अमाउंट में होंगे, अगर कैल्शियम कम अमाउंट में होगा तो कॉन्ट्रैक्शन तेज हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि तुम्हारा हाथ पैर का अंगूठा अपने आप खींचने लगा बिना कुछ किए। तो इस चीज को हम लोग टिटैनी कहते हैं। बोलिए, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? बोन्स का डीमिनरलाइज करना, झड़ना, एंडोक्राइन सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आइए। अगला है अर्थराइटिस। देखो, अर्थरो का मतलब मैंने बताया ज्वाइंट, आइटिस का मतलब आप लोग जानते हैं इन्फ्लामेशन। तो अगर जोड़ों में इन्फ्लामेशन है तो देखिए लिखा हुआ है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ध्यान रखिएगा। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स कहलाता है, क्या कहलाता है? अर्थराइटिस कहलाता है। इसमें जॉइंट्स में पेनफुल रेड हॉट स्वेलिंग होती है। इसका सबसे पहला टाइप है गाउट। गाउट आपको मैंने पढ़ा रखा है, अगर तुम्हारे शरीर में प्यूरिन बेस मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो बनेगा यूरिक एसिड क्रिस्टल। और वो यूरिक एसिड क्रिस्टल, याद कीजिए मैंने एक्सक्रीशन में पढ़ाया था कि अंगूठे वगैरह में जमा हो जाता है यूरिक एसिड का क्रिस्टल, और कहा भी था कि अगले चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में, यूरिक एसिड जमा हो जाएगा। और ये यूरिक एसिड का क्रिस्टल जो है किसके पुअर मेटाबॉलिज्म की वजह से? प्यूरिन बेस के। पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, बोलिए तो। Yes, sir. यस सर। जॉइंट में Yes, sir. इन्फ्लामेशन हो जाएगा, एक्सक्रीशन में पढ़ाया था। अच्छा, इसी अर्थराइटिस का दूसरा टाइप होता है रेमाटोइड अर्थराइटिस। रेमाटोइड को थोड़ी देर होल्ड पे डालिए। तीसरा होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस। जैसे ये एक हड्डी है, मान लो ये एक हड्डी है और ये एक दूसरा, हाँ, ये एक बोन है और ये भी एक बोन है। लैगिंग हो रहा है, आवाज कट रहा है, Yes, sir. No, बोलो sir. बोलो। अच्छा, ये इस हड्डी के ऊपर आर्टिक्यूलर कार्टिलेज है। तो अगर ये आर्टिक्यूलर कार्टिलेज किसी तरह से डीजेनरेट कर जाए तो इसकी वजह से आपके बोन्स में फ्रिक्शन ज्यादा जेनरेट होता है। फ्रिक्शन ज्यादा जेनरेट होगा तो बोन्स घिसेंगे, घिसेंगे तो खराब होगा। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अगला जो बीमारी है वो है रेमाटोइड अर्थराइटिस। ऐसे तो पढ़ना नहीं है, जानिए कि ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इस चैप्टर में 2 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप पढ़ चुके हैं, एक मायस्थेनिया ग्रेविस और दूसरा रेमाटोइड अर्थराइटिस। इस बीमारी में आपके जॉइंट में एक स्पेशल तरह का एंटीबॉडी पाया जाता है
एंटीबॉडी एम पाया जाता है, उसको रेमाटोइड फैक्टर कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये एक हड्डी, ये एक हड्डी, ये एक दूसरा हड्डी, इसमें क्या होता है, और ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन कौन सा मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसमें होता क्या है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है, इसकी वजह से इस मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ती है, थिकनेस बढ़ती है तो यहाँ पे इस जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड इंक्रीज कर जाता है। साइनोवियल फ्लूइड इंक्रीज करने से जोड़ों को मोड़ने में दर्द होगा, और थोड़ी देर बाद इसी जॉइंट में ये साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ पे कुछ क्रिस्टल बनाने लगता है, और उन क्रिस्टल को हम लोग पैनस कहते हैं। कहीं पे भी अगर जॉइंट है उसमें अगर क्रिस्टल बनाओगे तो उसकी वजह से जॉइंट इरोड करेगा, इरोड करेगा तो जॉइंट इमूवेबल हो जाएगा। इसको कहते हैं रेमाटोइड अर्थराइटिस। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है। आखिरी है ऑस्टियोमेलेसिया रिकेट्स। रिकेट्स क्या है? बच्चों में रिकेट्स कहलाता है अगर हड्डी अगर मजबूत ही नहीं बने हैं, पुअर मिनरलाइजेशन है, और किडनी की डिजीज की वजह से हो सकता है। किडनी की डिजीज की वजह से क्यों? क्योंकि पता है ना, किडनी इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव में कन्वर्ट करता है और वो कैल्शियम एब्जॉर्ब कराता है। यस पढ़ा है सर। आप लोगों ने? यस यस सर। सर। और ये बिना किडनी के नहीं हो सकता है, किडनी ही ये काम कराता है। और विटामिन डी क्या कराता है? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कराता है आपकी एलिमेंट्री कनाल से। मैंने ही पढ़ाया है, तो ये आप जानते हैं, एंडोक्राइन में पढ़ेंगे। फ्रैक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ दीजिए, हम लोग अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बस 1 मिनट का वक्त दीजिए, नया चैप्टर आपको फिर पढ़ाते हैं। बस 1 मिनट का वक्त दीजिए, नया चैप्टर आपको मैं पढ़ाता हूँ। करते हैं स्टार्ट नया चैप्टर, आप चिंता ना करें। पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, उसकी भी फिक्र ना करें। अब जरा हम 1 मिनट आते हैं पानी वानी पी के। नहीं, पानी तो है मेरे पास शायद। तब तक आप चाहे तो फ्रैक्चर देख सकते हैं। पढ़ाया आपको नया चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? बताइए। यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। एक नया चैप्टर आपको पढ़ाते हैं। और अरे यार, हटे यार, हटाओ। चलो, एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमें जो चैप्टर पढ़ना है, मेरे को चाहिए ऐसे नोट्स बना देते हैं, रुको। न्यूरल GMD5, ठीक, पढ़ाते हैं आपको।
थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपके लिए कैमरा ऑन करता हूँ, यहाँ कुछ चीजें बतानी है मेरे को। चलो देखो, कुछ बेहतरीन चीजें सीखेंगे हम लोग, बहुत बेहतरीन चीजों को जो अभी पढ़ाएंगे वो आपके एमबीबीएस तक काम देगा। मेरा यकीन मानिए, बिल्कुल डिफरेंट लेवल की चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें वक्त लगेगा, हो सकता है आज के लेक्चर में थोड़ा सा बाकी रह जाए, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आज के लेक्चर में मैं खत्म करूँ। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक नया चैप्टर हमारा, दैट इज, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, आप बस सुनना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बड़े ठंडे दिमाग से सुनना, मीटिंग रिकॉर्डिंग में है। हालांकि ये टॉपिक 40 मिनट से ज़्यादा का है और हमारे पास टाइम है 25 मिनट, तो कोई बात नहीं है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देखो, पिछली बार जब मैंने आपको नर्वस टिश्यू पढ़ाया है, पिछली बार, तो मैंने आपको सिर्फ न्यूरॉन और उससे रिलेटेड टिश्यूज पढ़ाए हैं, और मैंने कहा था जब अगली बार मिलेंगे तो पढ़ेंगे कि आखिर इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जेनरेट कैसे होता है, और वो इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे होता है। आज यहीं से ये हमारा चैप्टर शुरू होगा। नर्वस टिश्यू पूरा पढ़ाया जा चुका है, कहानी यहां से शुरू होगी कि एक न्यूरॉन में ऐसा क्या होता है कि छूने पे, ये यहाँ न्यूरॉन है, जैसे ही छू रहे हैं इसमें करंट बन रहा है और तुरंत हमारे ब्रेन तक खबर जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम पहले जानेंगे कि आखिर एक शब्द है, इस चैप्टर की शुरुआत में करता हूं, मीनिंग ऑफ पोलराइज्ड स्टेट। देखो, मैं पोलराइज्ड स्टेट का मतलब समझाता हूँ, अभी अगले 5 मिनट तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले बस जानो कि क्या होता है पोलराइज्ड स्टेट। देखो, जैसे मान लो जैसे मान लो कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज कर लो दिस इज पीएम, पीएम बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो इसके ये आउटसाइड की बात हो रही है, देखिएगा ध्यान से, ये इसके आउटसाइड की बात हो रही है और ये इसके इनसाइड की बात हो रही है। अच्छा, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा, होगा या नहीं होगा, बोलो, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ना। सेल के बाहर कौन सा फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कह रहा सर एक बात जानते हो सर, अगर 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 बाहर भी प्लस चार्ज हो मेम्ब्रेन के, ठीक, और सर अगर मेम्ब्रेन के अंदर भी प्लस चार्ज हो, तो सर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है सर, बाहर भी पॉजिटिव अंदर भी पॉजिटिव, कोई पोलरिटी नहीं बना, कोई पोल नहीं बना। इस केस को कहते हैं नॉन पोलराइज्ड स्टेट, नॉन पोलराइज्ड स्टेट। अब आते हैं, जैसे मान लीजिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर से दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाहर प्लस हो, इसके बाहर प्लस हो और अंदर माइनस हो। जब बाहर प्लस और अंदर माइनस हो, पोलरिटी डेवलप किया है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कहलाता है पोलराइज्ड, मतलब इसमें पोलरिटी है, इसको कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। आपको, आपकी बॉडी को एक बड़ा स्पेशल तरह का सेल है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे तो बॉडी में तरह तरह के सेल्स हैं, जैसे हमारा ये स्किन का सेल है, एपिथेलियम है, जैसे हमारे लिवर का सेल है, हिपैटोसाइट, हार्ट का सेल है, मसल का सेल है। जैसे ये स्किन का सेल है, इसको छुइएगा ना अगर बाहर निकाल के, तो ये एक्साइट नहीं करेगा। एक्साइट बॉडी में सिर्फ दो ही सेल करते हैं, एक तुम्हारा न्यूरॉन और दूसरा तुम्हारे मसल के सेल्स। जानते हैं वो एक्साइट क्यों करते हैं? एक्साइट का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता है, बस अभी मैंने कहा है अगले 5 मिनट नहीं समझ में आएगा। आपके न्यूरॉन्स पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं, इसीलिए वो एक्साइटेबल होते हैं। सिर्फ न्यूरॉन्स पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं, मैं मतलब समझाऊंगा, आप चिंता ना समझ कीजिए। न्यूरॉन्स आर, अभी आपको कुछ नहीं पता है, बस जानो मैं कुछ लिख रहा हूं, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल cells because they are in polarized state। अब मेरा यकीन मानो, तुम मन ही मन गाली दे रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूँ, चिंता ना करो, चिंता ना करो। बिल्कुल ऐसा समझेंगे ना कि तुम कह तो दिए एमबीबीएस लेवल तक का सिखाएंगे, पहले छोड़ दो इस बात को, भूल जाओ कि मैंने कुछ बोला है। आते हैं, जरा चलते हैं दुनिया के पहले सेल को देखने की, दुनिया का पहला सेल कहाँ बना था। छोड़ दीजिए ये मैंने कुछ लिखा, बस जानिए कि प्लस और माइनस है तो वो पोलराइज्ड कहला रहा है, और जानिए कि न्यूरॉन आपका पोलराइज्ड है। अच्छा, जैसे मान लो दुनिया का फर्स्ट सेल, कोई भी जो पहला सेल धरती पे बना होगा तो समुंदर में ही बना था ना, सी वाटर में बना था, बोलिए तो।
बोलिए। यस सर। Yes, sir. Yes, ये sir. मान लीजिए, ये मान लीजिए सी वाटर है। अच्छा, समुंदर का पानी नमकीन होता है, मीठा होता है, क्या होता है? Okay. सॉल्टी वाटर। सी वाटर। अच्छा, नमकीन कहने का मतलब बाहर NaCl होगा, है ना? NaCl। Na बोलने का मतलब बाहर पोटेशियम होगा, हाँ सोडियम होगा, है ना? सोडियम होगा, बोलो तो। यस अच्छा, सर। इसी पानी में तुम्हारा ये धरती का पहला सेल बना, ठीक? और ये रहा फर्स्ट सेल। दिस इज फर्स्ट सेल। जानते हो, धरती का जो पहला सेल बना, उसके अंदर का जो फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है या नहीं है, बोलो तो। यस सर। अच्छा, आपको पता है, और इसके बाहर का जो फ्लूइड है, इसके बाहर का जो फ्लूइड है, ये कौन सा फ्लूइड है? समुंदर है, ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना? Sir. अच्छा, इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या ज्यादा है? सोडियम ज्यादा है? बोलिए। यस सर। Yes, sir. अच्छा, आपको Yes, पता yes. है हमारी धरती का पहला सेल ना सी वाटर में बना है, सॉल्टी वाटर में बना है। और साल्टी वाटर मतलब नमकीन पानी। आज भी हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, भले ही समुंदर में नहीं डूबे हुए, हम लोग समुंदर में नहीं है, बाहर है, फिर भी हमारे सेल्स के आसपास जो फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, उसमें सोडियम ज्यादा होता है। ये वहीं से उसी तरह का एडॉप्टेशन आज भी इसके पास है। बाहर सोडियम ज्यादा, लेकिन अंदर सोडियम क्या होता है, बोलो तो? कम। कम होता है। Less. ये वहीं से, ये आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, लेकिन अंदर कुछ ज्यादा होता है, एंड मोर पोटेशियम। सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, जबकि बाहर पोटेशियम क्या होता है? कम। इतनी बात कम। समझ में आई? क्यों तुम्हारे सेल्स के बाहर के फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होता है? क्योंकि सेल जो हमारा धरती का बना, वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, सॉरी मरीन इन्वायरमेंट में बना, जहां सोडियम ज्यादा था। और आज भी उस सेल को उसी ज्यादा सोडियम में रहने की आदत है। बोलिए तो, कोई दिक्कत? Sir. यस सर। अब हमें हाँ. इस कहानी को कहाँ पे मैं लेके आना चाह रहा हूँ, वहां लेके आता हूँ। बड़े ठंडे दिमाग से सुनिएगा। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं बहुत डिफरेंट है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। और जब सारी कड़ियों को जोड़ेंगे ना, तो खुल के चीजें सामने आएंगी और आप कहोगे सर कितनी बेहतरीन हमारी बॉडी है और कितनी खूबसूरत चीजें हैं। नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स माना जाता है, लेकिन बिलीव मी, तुम इसमें मास्टर हासिल करोगे, अभी थोड़ी देर में हासिल करोगे। ऐसा पढ़ोगे कि किसी को पढ़ा सको, और तुम इसमें बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखोगे। मैं सिखाता हूँ तुम्हें, चिंता ना करो। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने आपको पिछली बार छोड़ा था, तो मैंने कहा था कि मैं सारा नर्वस टिश्यू पढ़ा दूंगा, बस एक चीज नहीं पढ़ाऊंगा कि आखिर इम्पल्स क्या होता है। पिछले कई चैप्टर्स से आप बार बार ये शब्द सुन रहे हैं, इम्पल्स, करंट। जैसे आपने पढ़ा हार्ट में, इम्पल्स का नाम सुना हार्ट में, ठीक है? आप पढ़े लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वहां आपने करंट का नाम सुना। देखो, तुम्हारे शरीर में न्यूरॉन्स में इंपल्स जनरेट होता है, न्यूरॉन्स में। और वो 3 स्टेप में जनरेट होता है। एक एक करके हम लोग स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। जेनरेशन पहले पढ़ेंगे कि इंपल्स करंट बनता कैसे है, फिर पढ़ेंगे ये करंट चलता कैसे है आखिर। जैसे पहले तो यहाँ करंट बनेगा, बनने के बाद वो करंट चलेगा। समझाते हैं। जो सबसे पहला स्टेप स्टेप होता है, उसको हम लोग कहते हैं द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। नाम है इसका, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या इसी को कहते हैं हम लोग RMP। RMP मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या इसी को कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। चलो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसको सिंपल मतलब ऐसे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में लेके आता। तो जैसे ये देखो, ये मेरा हाथ है, अभी मैं इसको नहीं छू रहा हूँ। तो जो मेरे न्यूरॉन्स है ना, मेरे न्यूरॉन्स जो है वो रेस्टिंग स्टेट में बैठे हुए हैं। रेस्टिंग स्टेट में बैठे हुए हैं, यही है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग स्टेट या पोलराइज्ड स्टेट क्या है? व्हेन अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, आप चिंता ना करें। व्हेन न्यूरॉन्स आर नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स। अच्छा, मैं कुछ सवालों के जवाब आपसे पूछूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा। थोड़ा आप लोग बोलिएगा मेरे साथ जब 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 भी मैं कुछ पूछूं तो। जैसे अभी अभी हम लोग, दो चीज होता है, जब तुम छूते हो तो तुम्हें
करंट जनरेट होता है न्यूरॉन्स में और ब्रेन तक जाता है। लेकिन जब नहीं छू रहे हो, ऐसे न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, बस देखो उसको, वो रेस्टिंग स्टेट में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक न्यूरॉन है, ये आपका एक न्यूरॉन है, और जब मैंने आपको पहली बार न्यूरॉन पढ़ाया होगा तो चलिए ये न्यूरॉन है, ठीक, ये न्यूरॉन है। आपको पता है ये वाला सबसे गर्दन वाला सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है, इसको एक्सॉन हाइलॉक कहते हैं, याद है मैंने पढ़ाया था। और मैंने कहा था यहीं पे sir. पहला इंपल्स बनता है। तो हम एक काम करते हैं ना, इस हिस्से को इनलार्ज करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं जरा बताइए तो? इनलार्ज करके Enlarge. देखेंगे। देखेंगे कि ये न्यूरॉन जब इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है तो इसकी कहानी क्या है। इनलार्ज करके देखिएगा तो चलिए मैं इनलार्ज करके दिखाता हूँ। अच्छा ये सेल ही है, न्यूरॉन तो सेल ही है। जब इस चीज को मैं आपके सामने रखूं, पेश करूं, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, ये है, ध्यान दीजिएगा, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें भी लिपिड बाइलेयर होता है, इसमें भी लिपिड बाइलेयर होता है। तो ये रहा लिपिड बाइलेयर, इसको हम लोग कह रहे हैं एक्सॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज एक्सो लेमा, या फिर इसको कह लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक, एक्सॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अच्छा अब इसका मतलब एक्सॉन के बाहर कुछ होगा, उसको आप ECF कहोगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहोगे, और एक्सॉन के अंदर कुछ होगा, आप उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहोगे। कहोगे या नहीं कहोगे, बोलो तो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चाहे 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 कोई भी सेल हो, बाहर बाहर सोडियम Na+ मोर एंड K+ पोटेशियम क्या होगा जरा बताइए तो? कम. कम। अच्छा कोई भी फ्लूइड हो, अंदर K+ मोर, K+ मोर एंड Na+ Less. लेस, ठीक, कोई तकलीफ किसी को Less. बोली? No, sir. नहीं तकलीफ है। अब चक्कर ये है ना, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बता रहे हैं। अच्छा सोडियम हो या पोटेशियम हो, दोनों प्लस चार्ज है। अच्छा दोनों प्लस चार्ज है और वो सिंगल कटायन है, मतलब एक ही चार्ज वाले मोनोवैलेंट कटायंस हैं। मान लो कि सोडियम और पोटेशियम जोड़ के, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, मान लो जोड़ के दोनों को जोड़ रहे हो तो पता चला कि 100 मिलीवोल्ट या 100 पॉजिटिव चार्ज टोटल मिले, सोडियम पोटेशियम को जोड़ के जोड़ा तुमने, पता चला टोटल, एग्जाम्पल है ये, टोटल 100 प्लस चार्ज है, ठीक। अच्छा तुमने गए अंदर देखने कि अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों तो पॉजिटिव ही है, जोड़ा, पता चला अंदर भी 100 पॉजिटिव चार्ज है। जितना बाहर प्लस उतना ही अंदर प्लस। तो मेम्ब्रेन पे दोनों तरफ प्लस प्लस प्लस, ऐसे प्लस चार्जेज होंगे, अंदर भी प्लस चार्जेज होंगे, ऐसे प्लस चार्जेज होंगे, दोनों तरफ प्लस बराबर थे, नेट मूवमेंट 0 था, बस प्लस चार्जेस बराबर थे, लेकिन आयंस अलग अलग तरह थे, बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम ज्यादा, लेकिन नेट पॉजिटिव चार्ज कितना था दोनों तरफ? फॉर एग्जांपल हमने कितना मान लिया है? 100 मान लिया है, ठीक। अब आपको एक बात पता है, जब ये मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में होता है ना, तो इस मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तरह तरह के, ध्यान दीजिएगा, चैनल्स पाए जाते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैनल पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम चैनल, ध्यान रखिएगा ये पोटेशियम चैनल है। फिर ये आपका मान लीजिए जैसे कि ये लिपिड बाइलेयर ऐसे है, ये लिपिड बाइलेयर है, इसी तरह से एक चैनल पाया जाता है, इसी तरह से एक और चैनल पाया जाता है, इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम चैनल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, Na+ चैनल। अच्छा जब रेस्टिंग स्टेट होता है तो सोडियम के चैनल बंद होते हैं, सोडियम के चैनल बंद होते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा चैनल बंद है, उससे सोडियम को आना जाना है, सोडियम को आना जाना है, क्लोज्ड है, ये क्या है जरा बताइए तो? रेस्टिंग स्टेट में बोलिए तो? Close. क्लोज्ड। Close. लेकिन आपको पता है पोटेशियम के कुछ चैनल्स खुले हुए होते हैं न्यूरॉन में। अच्छा खुले होते हैं तो ये पोटेशियम है, ये खुला हुआ है, पोटेशियम का चैनल खुला हुआ है, तो पोटेशियम ज्यादा कहाँ है, बोलो तो ज्यादा कहाँ है? ज्यादा कहाँ है बताओ, देखो कहाँ, I अंदर या see. बाहर?
अंदर अंदर। तो अंदर पोटेशियम 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 अंदर से पोटेशियम अंदर से बाहर जाता है। कहाँ जाता है बोलिए तो? अंदर से बाहर बाहर। बाहर जाता है। अच्छा आपको पता है पोटेशियम अगर बाहर जाएगा, अच्छा सारे पोटेशियम के चैनल नहीं खुले होते, कुछ चैनल खुले होते हैं। जहां जैसे नहीं तो छत टपकता है तो कहते लीक कर रहा है, पोटेशियम के कुछ चैनल खुले होते हैं और ये लीकी चैनल होते हैं। लीकी चैनल मतलब वहां से बूंद बूंद करके पोटेशियम जा रहा है। कहिएगा सर सोडियम का चैनल नहीं खुला हुआ है, कभी खुलता है क्या? तो कह रहा हाँ खुलेगा। मान लो तुम इस न्यूरॉन को छू रहे हो तब खुलेगा। मान लो जैसे आंख में भी न्यूरॉन होता है, ऐसे आंख बंद किए तो नहीं खुलेगा, लेकिन आंख पे टॉर्च जला दोगे तब खुलेगा। कान में भी न्यूरॉन्स होते हैं, इम्पल्स वहां हिलाओगे डुलाओगे तब खुलेगा। ऐसे चैनल जो स्टिमुलस पे खुले, स्टिमुलस क्या होता है? जैसे छू रहे हो या दबा रहे हो या लाइट डाल रहे हो, तरह तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जिन पे अलग अलग तरह के स्टिमुलस पे वो एक्साइट होते हैं। अगर कोई चैनल स्टिमुलस देने पे खुले, जैसे ऐसे छुए और खुल गया, तो इस चैनल ऐसे बंद है, इस चैनल को मैं सबका डेफिनेशन में लिखूंगा। इस तरह के चैनल को हम लोग वोल्टेज गेटेड चैनल कहते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल जनरली क्लोज्ड होते हैं, लेकिन खुलते कब है बोलो तो? कब खुलते हैं? स्टिमुलस देने। स्टिमुलस। ठीक ठीक, वोल्टेज गेटेड Yes, चैनल। sir. अच्छा एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि पोटेशियम बाहर जा रहा है। ठीक, बाहर पहले 100 चार्ज था, अंदर भी 100 चार्ज था। पोटेशियम कौन सा चार्ज है? प्लस है या माइनस है? प्लस चार्ज है ना। बाहर प्लस चार्ज यस सर। जाएगा तो बाहर प्लस बढ़ेगा। मान लो 100 से बढ़ के 110 हो गया, 110 से बढ़ के 120, 120 से बढ़ के 130, लेकिन अंदर घटेगा 90, 80, 70, ऐसे अंदर कम होगा। बोलो तो कम होगा या नहीं कम होगा? यस सर। ठीक। Yes, sir. बाहर प्लस चार्ज बढ़ा, बाहर अगर प्लस चार्ज बढ़ा तो प्लस की एक खासियत है, वो माइनस को अट्रैक्ट करता है। बाहर प्लस चार्ज बढ़ गया है तो अंदर में जितना भी निगेटिव चार्ज है ना, जितना भी निगेटिव चार्ज है अंदर में, उसको अपनी तरफ खींचेगा। ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं तो अंदर के निगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ बुलाएगा। अब अंदर में जितना भी निगेटिव चार्ज होगा, और या फिर निगेटिवली चार्ज सेल के अंदर प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, वो सब भाग के मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे और निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको ऊपर से खींचा जा रहा है, ऊपर से प्लस चार्ज उनको खींचेगा। अच्छा निगेटिव चार्ज जाके मेम्ब्रेन में ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है न्यूरॉन का मेम्ब्रेन एंड एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल टू निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए न्यूरॉन का मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है, मतलब बाहर से प्लस चार्जेस को खींचेंगे और ये मेम्ब्रेन पे आके इकट्ठा होगा अंदर। निकलने जब जाएगा तो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन कहेगा हम तुमको बाहर नहीं जाने देंगे। अब चुंबक देखते हैं, चुंबक कोई चीज खींच रहा है चुंबक, और नीचे वो जमा हुआ है लेकिन वो आ नहीं पा रहा है ऊपर। अंदर मेम्ब्रेन के अंदर आप क्या दिखिएगा कि निगेटिव चार्ज सब आके जमा हो गया, देखिए। और बाहर कौन सा चार्ज है बोलिए तो? बाहर कौन सा चार्ज है? प्लस। और अंदर कौन सा चार्ज है? Yes. नेगेटिव। निगेटिव चार्ज है ना। निगेटिव चार्ज देखो तो, अंदर निगेटिव चार्ज है और Yes, यस सर। बाहर sir. का प्लस चार्ज इसको यस खींच रहा है। अच्छा खींच रहा है तो बाहर प्लस हो गया, अंदर माइनस हो गया, पोलरिटी डेवलप कर गया, पोटेंशियल डिफरेंस जेनरेट हो गया। इस वक्त इस एक्सॉन के मेम्ब्रेन में एक छोटा सा इलेक्ट्रोड लगाइए, बिल्कुल एक माइक्रो इलेक्ट्रोड लगाइए, और उस माइक्रो इलेक्ट्रोड में आप देखेंगे कि एक छोटा सा मीटर लगा हुआ होता है, और उस मीटर में डिफ्लेक्शन होगा, उस मीटर में डिफ्लेक्शन होगा। और ये माइक्रो इलेक्ट्रोड से जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कीजिएगा कि कितना डिफरेंस है, तो पता चलेगा कि इस माइक्रो इलेक्ट्रोड से कि यहाँ पे -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। पता है ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये है पोटेंशियल डिफरेंस एक न्यूरॉन के अक्रॉस। कब? जब एक न्यूरॉन कोई इंपल्स नहीं कंडक्ट कर रहा है। और मैंने कहा था
बाहर प्लस अंदर माइनस पोलराइज्ड स्टेट कहलाता है। बोलो तो कहलाता है कि नहीं पोलराइज्ड स्टेट? बोलो। Yes, sir. इसी को कहते Yes, हैं, इसी को कहते हैं कि न्यूरॉन का रेस्टिंग कंडीशन में इतना पोटेंशियल है, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन का इतना पोटेंशियल है, इसी को -70 मिलीवोल्ट को कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। समझ में आई बात? बोलो तो, बोलो बोलो। yes, sir. तुम्हें पता है ये निगेटिव क्या बता रहा है? निगेटिव क्या बता रहा है? निगेटिव बता रहा है कि मेम्ब्रेन के अंदर माइनस चार्ज है। कौन सा चार्ज है? बोलो तो। Minus. माइनस इंडिकेट कर रहा है मोर निगेटिव है इनसाइड। इतनी बात में किसी को कोई समस्या किसी तरह की? रेस्ट में अभी ये न्यूरॉन पड़ा हुआ है, इसको छुआ नहीं है हमने, हमने देखा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस -70 मिलीवोल्ट है। बोलिए तो, कोई दिक्कत किसी को? 4 मिनट और, 4 मिनट और, एक एक पहला स्टेप अभी पढ़ा के खत्म करेंगे। जब हम अगला लेक्चर लेंगे, जब भी मेरा अगला लेक्चर होगा, देख लीजिएगा रूटीन में एक बार आखिरी के ये लेक्चर को थोड़ा फास्ट करके देख के आइएगा ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। अभी 2 मिनट रुकिएगा, ये टॉपिक खत्म करने दीजिए हमको। अब सुनिए, ये बस रेस्टिंग मेम्ब्रेन, क्योंकि अभी इसके 2 स्टेप बाकी हैं। कह रहा है सर 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 इधर सुनो सर, आप तो कह रहे थे सर, बहुत आप जोश जोश में पढ़ा रहे हो और कह रहे हो कि भाई बाहर सोडियम ज्यादा अंदर पोटेशियम ज्यादा, लेकिन सर आप तो एक गलती किए हो। गलती क्या किए हो सर? कि पोटेशियम का जो चैनल खोले हो सर, उससे देखो तो सर पोटेशियम बाहर जा रहा है। पोटेशियम बाहर जा रहा है तो सर बाहर पोटेशियम बढ़ जाएगा, लेकिन सर पोटेशियम को तो अंदर ज्यादा रहना है, और ये तो आप गलती कर रहे हो सर। तो अंदर का पोटेशियम सर अगर बाहर जा रहा है तो कुछ करो सर, उस पोटेशियम को ले आओ अंदर, तभी तो अंदर पोटेशियम ज्यादा रहेगा, है ना? Yes, sir. यस सर। पोटेशियम लीक कर रहा है ना बाहर। देखिए, अब इस पोटेशियम को बुला के लाने का कोई काम करता है। कौन करता है हम बताते हैं। देखिए, एक बड़ा स्पेशल तरह का पंप होता है, इस पंप को कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। देखिए, पंप वो होता है जो एटीपी कंज्यूम करता है, एटीपी कंज्यूम करता है। चैनल में एटीपी कंज्यूम नहीं होता है। देखिएगा ध्यान से, होता क्या है, इस पंप की खासियत है कि ये बाहर से 2 पोटेशियम को पकड़ता है अपने ऊपर, 2 पोटेशियम को। ये देखिए, 1 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम को ये पकड़ लिया, देख रहे हैं आप। और इतना ही नहीं, अंदर से सोडियम को बाहर ज्यादा रहना होता है, तो अंदर से 3 सोडियम को पकड़ता है, 3Na+ को पकड़ता है, ठीक। और इसके पास 3 सोडियम के लिए लोडिंग साइट्स भी होते हैं। अपने ऊपर 2 पोटेशियम लोड किया, अपने ऊपर 3 सोडियम लोड किया, एटीपी को कहता है इधर आओ भाई, और एटीपी को तोड़ देता है, एनर्जी बनाता है, और एनर्जी बना के घूम जाता है 180 डिग्री पे। तो आपको नहीं लगता है जब 180 डिग्री पे घूमता होगा तो थ्रो करता होगा, थ्रोज 2K+ इनसाइड 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता होगा? बोलो। एंड 3Na+ कहाँ सर। फेंकता होगा 3 सोडियम को? Outside. बाहर। अरे बाहर से 2 सोडियम को बिठाया, 2 पोटेशियम को, और घूम गया 180 पे, तो दोनों पोटेशियम अंदर और तीनों सोडियम बाहर, है ना? बोलो तो, बोलो बोलो बोलो। Yes, yes, sir. यस सर। ठीक 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 ठीक। अब कह रहा है कि सर ठीक है, बात आपका समझ गए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, कुछ चीजों को बारीकी से सुनिए। कह रहा है न्यूरॉन में, एक सवाल मैं कह रहा हूं, न्यूरॉन में बाहर प्लस और अंदर माइनस क्यों? क्यों ये न्यूरॉन पोलराइज्ड हुआ? क्यों इसमें पोलरिटी डेवलप किया? तो जरा मेरी बातों को सुनिएगा, आप जान चुके हैं, मैं एक बार फिर से बोलता हूं। न्यूरॉन में पोलरिटी डेवलप कराने में सबसे पहला रोल होता है इस पोटेशियम के लीकी चैनल का। इस चैनल के खुले होने से पोटेशियम धीरे धीरे बाहर जाता है, प्लस चार्ज बाहर जाता है, ठीक। प्लस चार्ज बाहर जाता है या नहीं जाता है? बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा कारण है, दूसरा कारण है, दूसरा कारण है इस निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का इम्परमिएबल होना। अगर ये परमिएबल होते तो ये बाहर चले जाते, लेकिन इम्परमिएबल होते हैं तो मेम्ब्रेन के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, तो नीचे माइनस बाहर प्लस। दूसरा कारण। तीसरा कारण है, तीसरा कारण भी है।
तीसरा कारण है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, जरा इस पंप को तो देखिए, जरा इस पंप को तो देखिए, फेंक रहा है पॉजिटिव चार्ज। अगर 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता और 2 सोडियम को बाहर फेंकता तो नेट चार्ज का मूवमेंट 0 होता। 2 प्लस अंदर 2 प्लस बाहर, नेट चार्ज का मूवमेंट क्या होता? 0। लेकिन 2 पोटेशियम अंदर और 3 सोडियम बाहर, मतलब 3 प्लस चार्ज बाहर फेंक रहा है और 2 प्लस चार्ज अंदर, नेट 1 प्लस चार्ज एक्स्ट्रा बाहर फेंक रहा है। बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. अरे इसी Yes, वजह sir. से तो बाहर प्लस, इसी वजह से तो बाहर प्लस और अंदर Minus. Negative. So there are 3 reasons for neuron being in polarized state. Here are the 3 reasons. एक बार यहाँ पे प्ले करके आइएगा, 15 मिनट लगेगा मेरे लेक्चर से पहले। इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और बहुत मजा आएगा। बिलीव मी, आप अपनी बॉडी की कुछ जबरदस्त चीजों को सीखोगे और यही लेक्चर आपके एमबीबीएस तक काम आएगा, मेरा इसका गारंटी है। ठीक है, तो आप जाइए, आराम से मिलते हैं ठंडे दिमाग से अगली क्लास में। सारे नोट्स में चीजों को लिखेंगे Thank you, फिलहाल। sir. ठीक, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. सर इस चैप्टर के लिख लिख के बनाएंगे नोट्स? मर्जी आपकी होगी, नहीं लिखने का मैं वक्त नहीं दूंगा, आप बना Thank you, लेना, sir. क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, तुम लोग को तो पता नहीं ही सर, है। आप मतलब पहले की लिखी हुई पीडीएफ होगी या दूसरी वाली जैसे नहीं, आप लिखा हुआ क्लास में लिखी? पीडीएफ है, लिखा हुआ भी पीडीएफ है। कुछ टॉपिक्स इसमें हम लिख के भेजेंगे और बाकी हैंड रिटन तो है ही, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कभी कभी करते रहते हैं। हैंड रिटन सेम है, मैं हैंड रिटन अपलोड करूंगा, इसका दोनों अपलोड कर दूंगा, चिंता नहीं करो। ये टॉपिक सिर्फ इम्पल्स जनरेशन लिख के पढ़ाएंगे। ओके सर, ठीक 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 है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल, Thank you, sir. थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। अच्छा, आप लोगों को अगर डाउट वगैरह के लिए मैसेज करना होगा तो मैसेज कीजिएगा, रिप्लाई अब हम दे रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली दे रहे हैं। किसी का अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला होगा तो रिमाइंडर फिर से डालिएगा।